Greetings of the day. Myself, C.A. Hemant Karunia, Assistant Professor, Sri Samliaji Government College, Mandfia, District चित्तौड़गढ़. स्टूडेंट्स, आप लोग मेरे पुराने बनाए हुए वीडियोस और फ्यूचर वीडियोस की लिस्ट पाने के लिए स्क्रीन पे आप लोगों को जो गूगल साइट एड्रेस आ रहा है, इस एड्रेस पर आप लोग वेब ब्राउज़र में टाइप करके और वीडियोस पर जा सकते हैं. कैसे जा सकते हैं मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं. आप लोग इस एड्रेस को जैसे ही अपने वेब ब्राउज़र में टाइप करेंगे तो आपका वेब ब्राउज़र कुछ इस तरीके से साइट आपके सामने ओपन कर देगा. इसके अंदर आप लोग मेरे YouTube चैनल को पहले जो नए स्टूडेंट्स हों उनको वो सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को सारे वीडियोस रिसीव करने में आसानी रहे. इसके बाद देखिए ऊपर की तरफ मैंने सब्जेक्ट वाइज लिस्ट दे रखी है. एक बार यहाँ नीचे की तरफ भी लिंक है. ये आपके लिए अप्रिसिएशन और क्वेरी या फीडबैक का आपके लिए क्वेश्चन वो दे रखा है. आप लोग अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो इसके थ्रू मेरे से पूछ सकते हैं. और ये सब्जेक्ट वाइज पूरी लिस्ट दे रखी है. अगर जैसे आपको इनकम टैक्स का वीडियो देखना है या स्टेटिस्टिक्स का वीडियो देखना है, जो भी सब्जेक्ट का वीडियो देखना है, आप उस सब्जेक्ट पे क्लिक करो, आपके सामने पूरी की पूरी लिस्ट खुल जाएगी. और पर्टिकुलरली जिस वीडियो को आपको देखना हो उस वीडियो पर क्लिक करेंगे तो सीधे वो वीडियो आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा. सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बीकॉम थर्ड ईयर ऑडिटिंग सब्जेक्ट का एक अगला चैप्टर लेंगे. नाम है ऑडिट प्रोग्राम अंकेक्षण कार्यक्रम. सीधे अपने थर्ड ईयर के अंदर प्रश्न आता है कि ऑडिट प्रोग्राम से आप क्या समझते हैं, एक्सप्लेन करिए. तो ऑडिट प्रोग्राम का बच्चों यहाँ मतलब है अंकेक्षण कार्यक्रम. अर्थात जब हम ऑडिट करने जा रहे हैं तो हमें ये प्लानिंग करनी होती है कि हम लोग क्या अंकेक्षण करेंगे, किसकी ऑडिट करेंगे, किस तरीके से हम डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे. हमें एक लिस्ट बनानी होती है, पूर्व योजना बनानी होती है. इस योजना को हम अंकेक्षण कार्यक्रम कहते हैं. अब ये योजना जो है एक क्रमबद्ध होनी चाहिए, एक सीक्वेंस वाइज होनी चाहिए. ये नहीं होना चाहिए कि आपने एक पर्टिकुलर लेजर का एक चीज चेक किया, देन आप सीधे वापस नेक्स्ट बहुत आगे चले गए, आगे वाली चीज को चेक करने लग गए, देन वापस उसी फर्स्ट लेजर पे आके आप चेक कर रहे हो. तो इस तरीके से सामने वाला जो ऑडिट करवा रहा है वो भी परेशान होगा और अपन लोग जो ऑडिट कर रहे हैं वो एक सीक्वेंस नहीं होगी तो मामला जो ऑडिट अंकेक्षण है वो बिगड़ने के पूरे चांस हो जाएंगे. तो हमें एक पूरी प्लानिंग पहले से कर लेनी चाहिए. अब कैसे प्लानिंग करेंगे, जैसे अगर हम एक सिंपल सा उदाहरण लें कि एक मकान कैसे बनता है. मकान बनेगा तो सबसे पहले उसकी नींव डालनी होगी. नींव डालने के बाद उसका प्लिंथ लेवल करना होगा, उसका ग्राउंड फ्लोर बनेगा, फिर फर्स्ट फ्लोर बनेगा, फिर थर्ड फ्लोर बनेगा. ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप नींव डालने के बाद सीधे थर्ड फ्लोर बना दो, बाकी के 2 फ्लोर बनाओ नहीं. तो आपको जो ऑडिट प्लान करनी है वो एक सीक्वेंस में होनी चाहिए. अब ये सीक्वेंस कैसे आप अंकेक्षण के लिए बनाएंगे तो उसको हम लोग इस चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं. तो कोहलर ने क्या परिभाषा दी, सबसे पहले उस पर डिस्कस कर लेते हैं. कोहलर ने कहा अंकेक्षण कार्यक्रम में किए जाने वाले कार्य उसके लिए बंटित समय और किन किन व्यक्तियों द्वारा किया जाना है इसका विवरण और रूपरेखा है. उसके लिए बंटित समय और किन किन व्यक्तियों द्वारा किया जाना है उसका विवरण, एक स्टेटमेंट बनाना, एक प्लानिंग करनी है, वो हमारा अंकेक्षण कार्यक्रम होगा. यह प्रधान द्वारा अंकेक्षण के कार्य क्षेत्र की परिभाषित करने के लिए और एक अंकेक्षक द्वारा अपने सहायकों के मार्गदर्शन या नियंत्रण के लिए तैयार किया जाता है. अगर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और मेरे अंडर में 2-3 असिस्टेंट काम कर रहे हैं तो एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं मेरे असिस्टेंट्स को ये बताऊंगा कि आपको किस तरीके से जाके सबसे पहले क्या चेक करना है, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या चेक करोगे, उसकी नेक्स्ट स्टेप में आप क्या चेक करोगे. ये एक प्लानिंग हमें करनी होती है. तो इस प्लानिंग की विशेषताएं क्या होंगी, इसमें अंकेक्षण के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों का विवरण होता है. ये हम ऊपर बात ही कर चुके हैं. इसमें प्रत्येक कार्य के लिए बंटित किए गए समय का विवरण होता है कि इस काम को आपको 1 दिन में चेक करना है, 2 दिन में चेक करना है, इस पे आपको ज्यादा समय लगना है, इस पे कम समय लगाना है.
इसमें यह विवरण होता है कि कौन से कार्य किस व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा। ये भी आप डिटेल हम लोग लिख देते हैं कि कौन असिस्टेंट क्या चीज चेक करेगा, किस तरीके से चेक करेगा। इसका प्रयोजन अंकेक्षण कार्यक्षेत्र को परिभाषित करना, अंकेक्षण सहायकों को मार्गदर्शन करना और उन पर नियंत्रण स्थापित करना होता है। ऑर्थर डब्ल्यू ओम्स ने अंकेक्षण कार्यक्रम की परिभाषा दी, जांच की एक लोचदार योजनाबद्ध रीति अंकेक्षण कार्यक्रम कहलाती है। तो उपयुक्त परिभाषा से ये तो क्लियर हो जाता है कि ये एक ऐसी पूर्व निर्धारित लोचपूर्ण योजना है जिसके अनुसार कार्य किया जाता है, अंकेक्षण किया जाता है। अंकेक्षण कार्यक्रम बनाने से इस बात की संभावना हो जाती है कि कोई कार्य, जांच कार्य छूट न जाए। लिस्ट बनाने से यही अच्छा रहता है। अगर हम मार्केट में कोई सामान लेने जा रहे होते हैं तो हम पहले एक लिस्ट बना लेते हैं कि ये सामान हमें खरीद के लाना है, ताकि कोई पॉइंट हमारे से छूट नहीं जाए। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड की जांच इसके द्वारा करना आसान हो जाता है। अब एक पॉइंट आता है कि साहब ये लोचपूर्ण क्यों होनी चाहिए। लोचपूर्ण इसलिए होनी चाहिए कि हमने हमारी प्लानिंग कर ली, देन जब हम वास्तव में अंकेक्षण कर रहे हैं उस दौरान हमें लगता है कि नहीं, हमें तो कुछ नेक्स्ट पोर्शन को पहले देखना बहुत जरूरी है। हम 5वें पॉइंट पे जाते जाते हो सकता है फर्स्ट पॉइंट को स्किप कर जाएं, फर्स्ट पॉइंट में कोई मिस्टेक रह जाए, तो हमें हो सकता है कि 5th 6th पॉइंट को पहले कवर करना पड़े। तो ये लोचपूर्ण होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि परिस्थितियों को पूर्वानुमान लगा पाना आसान नहीं होता। जैसे हम समय की भी बात करते हैं तो चेकिंग करने में समय कितना लगेगा, ओरिजिनल समय कितना लगेगा, उसके बारे में हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते। चलिए अब चलते हैं अंकेक्षण कार्यक्रम के उद्देश्य क्या होंगे। तो सिंपल सी बात है, ग्राहक की लेखा प्रणाली नीतियां, आंतरिक नियंत्रण प्रविधियों के संबंध में जानकारी प्राप्त करना, यह निर्धारित करना कि आंतरिक नियंत्रण पर किस सीमा तक निर्भर रहा जा सकता है, जो अंकेक्षण प्रविधियां अपनानी है उनके स्वभाव, समय और सीमा को निर्धारित करना तथा संपूर्ण कार्य को समन्वित करना। अब चलिए चलते हैं कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, ऑडिट प्रोग्राम कैसे बनेगा। आजकल क्योंकि ऑनलाइन का जमाना है तो ऑनलाइन हमारे पास ऑडिट प्रोग्राम के बहुत सारे मैटर मिल सकते हैं। आप भी गूगल पे सर्च पे जाके ऑडिट प्रोग्राम फॉर अ होटल, ऑडिट प्रोग्राम फॉर हॉस्पिटल, ऑडिट प्रोग्राम फॉर पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जब आप सर्च करेंगे तो बेसिक छपी हुई लिस्ट आपको मिल जाएगी, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पर सभी की परिस्थितियां एक जैसे नहीं होती, तो उसमें अपने हिसाब से आप परिवर्तन कर लो। ऐसे सीए अंकेक्षक आप उसमें चेंज कर सकते हो। तो परिस्थिति के अनुरूप आपको अंकेक्षण कार्यक्रम की रचना करनी है। बाजार में उपलब्ध छपे हुए कार्यक्रम को आधार बनाया जा सकता है, लेकिन उसे ऐसा वैसा हम कभी भी अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा, इसके बाद एक तो आपको डिसाइड करना ही पड़ेगा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ साथ जो स्टाफ जा रहा है उसमें से कौन व्यक्ति क्या काम करेगा, कितने समय में करेगा, किस विधि से करेगा, ये तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये छपा हुआ कहीं मिलेगा नहीं। उसके बाद आपको ये भी देखना होता है कि ये नहीं हो जाए कि स्टाफ पे बाहर जो है वो अलग अलग हो जाए, बराबर रहना चाहिए। व्यक्तियों को कार्य उनकी रुचि के अनुसार मिलना चाहिए, तो वो ऑडिट करते समय बड़े अच्छे से चेकिंग करेंगे। निर्धारित समय पे कार्य पूरा हो, इसका भी आपको देखना है। निश्चित व्यक्ति पर उत्तरदायी डाला जाए, जो नए बच्चे हैं उन पे एक बड़ा लाइबिलिटी वाला काम नहीं डाला जाए। तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे उत्तम अंकेक्षण कार्यक्रम के आवश्यक तत्व। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है स्पष्टता। एक बार अपन हेडिंग पढ़ लेते हैं। हेडिंग पहले याद होनी चाहिए, अंदर का मैटर अपन बाद में पढ़ सकते हैं। विभागों में बंटवारा होना चाहिए, लेखा एवं प्रपत्रों का न्याय सिद्ध प्रवाह, तारीख, हस्ताक्षर आदि के लिए अलग अलग कॉलम, लोचदार होना चाहिए, पुनर्जांच होना चाहिए कार्य क्षेत्र के अनुसार और सर्वोत्तम साक्ष्य। तो चलिए पहला पॉइंट था हमारे पास स्पष्टता। जो भी आप प्लान बना रहे हो, लिस्ट बना रहे हो, बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। अगर उसमें मिक्सअप है, मिक्सअप का मतलब आपने लिखा क्या आप ही को पता नहीं है, फर्स्ट स्टेप क्या थी, थर्ड स्टेप क्या थी, उसके बारे में डिटेल बच्चों को नहीं बता पा रहे हो, असिस्टेंट को नहीं बता पा रहे हो, तो वो अंकेक्षण कार्यक्रम आपका बिगड़ जाएगा। तो समस्त सूचनाएं सबसे पहले उपलब्ध हो जाए अगर अंकेक्षण कार्यक्रम बच्चों को, असिस्टेंट्स को, तो आपका वो अंकेक्षण कार्यक्रम सफल हो पाएगा। उदाहरण के लिए अगर
हॉस्पिटल में बच्चों को अंकेक्षण के लिए भेजा जा रहा है, तो हॉस्पिटल से रिलेटेड जो अकाउंटिंग होती है, लेजर होती है, जहां वो जो जो डॉक्यूमेंट्स वहां अवेलेबल होंगे आप अपने असिस्टेंट को बताइए। वो बताने से जब चेकिंग होगी बिल्कुल स्पष्ट होगा उनको ये चीजें चेक करनी है। चलिए उसके बाद देखते हैं विभागों में बंटवारा। तो विभागों में बंटवारा का मतलब यहाँ पे विभाग यानी कि डिपार्टमेंट से नहीं है, डिवीजन से है। डिवीजन का हमारा मतलब है रोकड़ विभाग, मजदूरी चुकाने वाला विभाग, क्रय करने वाला विभाग, विक्रय करने वाला विभाग, हमारे लेनदार, देनदार, इन सबको अलग अलग टुकड़ों में बांटकर चेक किया जाएगा तो एकदम से सही अंकेक्षण हो जाएगा। लेखा प्रपत्रों का न्याय सिद्ध प्रवाह। न्याय सिद्ध प्रवाह का मतलब ये होता है कि किसी भी क्रय का मांग पत्र से चालू करके उसके क्रय तक, फाइनल क्रय तक और उसके पेमेंट होने तक की सारी प्रोसेस की जानकारी सबसे पहले अपने असिस्टेंट को दे दी जाए। अंकेक्षण कार्यक्रम ऐसा बनाया जाए कि मांग पत्र से लेकर क्रय और क्रय के भुगतान तक पूरी प्रक्रिया एक साथ चेक हो जाए, बार बार चेक नहीं करनी पड़े, न्याय संगत होना चाहिए। चलिए इसके बाद तारीख, हस्ताक्षर आदि के लिए अलग अलग कॉलम, ये मैं आपको नेक्स्ट आने वाले टाइम पे अभी इसी वीडियो के अंदर आपको मैं दिखाने वाला हूं कि तारीख के लिए कॉलम होना चाहिए, हस्ताक्षर होने चाहिए और अलग अलग कॉलम बने हुए होंगे तो बहुत अच्छी लगेगा। लोचदार होना चाहिए, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पुनर्जांच, अगर जरूरत पड़े तो हम रिव्यू कर सकें, ये अनिवार्य है हमारे लिए, समय समय पर पुनर्जांच की जा सके। कार्यक्षेत्र के अनुसार, कार्यक्षेत्र के अनुसार का मतलब ये कि आप चेक करने जा रहे हो, लाइक बच्चों को, असिस्टेंट्स को आपने भेजा ऑडिट करने के लिए हॉस्पिटल की, और वहां आप लिख रहे हो कि कितना उत्पादन हुआ चेक कर लेना। तो जब कार्य में नहीं है तो फिर आप उसमें क्यों समय बच्चों का बिगड़वाते हो, क्योंकि उसमें वो वहां पे लिंक नहीं कर रहा है। सर्वोत्तम साक्ष्य मतलब अंकेक्षण कार्यक्रम के अनुसार प्रत्येक व्यवहार की जांच उससे संबंधित सर्वोत्तम साक्ष्य से करने की हमें हिदायत हमारे असिस्टेंट्स को देनी है। तो चलिए अपन चलते हैं एक छोटे से फॉर्मेट पे कि इन चीजों का हमें अंकेक्षण करना चाहिए। ये है हमारा फॉर्मेट, स्पेसिमेन कॉपी है, आप इसमें डेटा चेंज किया जा सकता है। एग्जाम में अगर आपको लिखना हो तो आप इसमें डेटा चेंज कर सकते हो, वैल्यूज चेंज कर सकते हो। जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ वो आगे पीछे करके आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, अंकेक्षण प्रोग्राम है, नेम ऑफ द क्लाइंट, नेम ऑफ द क्लाइंट रिप्रेजेंटेटिव, अकाउंटिंग ईयर अंडर ऑडिट 19-20, 20-21 जो भी ईयर के लिए आपको अपॉइंट किया गया है। लैंग्वेज इन विच अकाउंट्स आर मेंटेन, जनरली इंग्लिश में किया जाता है, हिंदी में पहले हुआ करता था, अब नहीं होता। ऑडिट वर्क डन बाय, यहाँ पे आपको अपने जो भी स्टाफ मेंबर हैं उनकी जानकारी इस जगह लिख देनी है, उनके नाम लिख देने हैं कि किस किस ने क्या क्या ऑडिटिंग करी है, कौन कौन क्या क्या ऑडिट करेगा, ये आपको डिटेल बता देनी है। चलिए अब बच्चों को ये बताना है, स्टाफ को अपने डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये किसका स्टाफ है बच्चों, ऑडिटर का स्टाफ है। तो ऑडिटिंग स्टाफ को ये बताना है कि बेटा जाके सबसे पहले कैश बुक चेक करना, कैश बुक में जितनी रसीदें अवेलेबल हो वो चेक कर लेना, पेमेंट चेक कर लेना, उनके वाउचर चेक कर लेना, कैश बुक की डेबिट और क्रेडिट की टोटल चेक कर लेना, पोस्टिंग जो कैश बुक से लेजर में होती है वो चेक कर लेना, कैरी फॉरवर्ड ऑफ बैलेंसेस चेक कर लेना कि पहले एक पर्टिकुलर पेज से, पेज नंबर 17 से पेज नंबर 18 पे जब बैलेंस जा रहा है तो वो करेक्ट गया कि नहीं गया। कैश इन हैंड जो वास्तव में है वो सही ढंग से काउंट हुआ है कि नहीं हुआ, आप उसको क्रॉस टैली कर लो। पर्टिकुलर जिस दिन अंकेक्षण हो रहा है उस दिन उसकी कैश इन हैंड चेक कर लो। स्क्रूटनी फॉर अनटिक्ड आइटम, अगर कोई अनटिक्ड आइटम रह गया है तो आप उसको मैनेजमेंट से पूछने के लिए एक बार स्क्रूटनी के लिए अलग से करवा सकते हो। अब पेटी कैश बुक क्या होती है आप लोग जानते हो, छोटे कैशियर के रूप में जो अलग से पेमेंट निकाला जाता है, उसमें भी चेकिंग वही करनी है, पेमेंट, रिसिट, टोटल चेक और पोस्टिंग टू लेजर, इसको आप चेक करवा लो। बैंक अकाउंट में क्या चेक करोगे, बैंक की पासबुक चेक कर लो, स्टेटमेंट चेक कर लो, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रखे हैं उनको चेक कर लो, करे कि नहीं करे, नहीं करे तो बनवा लो। सर्टिफिकेट ऑफ कंफर्मेशन फ्रॉम बैंक ऑब्टेन, अगर ऑनलाइन बैंक है, ऑनलाइन बैंकिंग कर रखी है और स्टेटमेंट ऑनलाइन निकाले जा रहे हैं तो एक बार एक सर्टिफिकेट आप बैंक से निकलवा लो कंफर्मेशन का कि साहब
बैंक बैलेंस पर्टिकुलर डे पे इतना था। बैंक पासबुक या स्टेटमेंट स्क्रूटनाइज अनटिक्ड आइटम के लिए अलग रखना ही है। अब चलते हैं सेल्स बुक चेक करने के लिए कहते हो, तो सेल्स बुक में आप क्या चेक करते हो? बिल चेक करते हो, टोटल चेक करते हो, पोस्टिंग टू लेजर चेक करते हो, स्क्रूटनी चेक करनी है। तो ये एक आपको ऐसी लिस्ट बना लेनी है। परचेज बुक में लिस्ट बना दो, परचेज बिल जाके चेक करना, वेदर परचेज हैव बीन ऑथराइज्ड और नॉट, ऐसा तो नहीं है इलीगल परचेज कर रखी है। टू कंपेयर परचेजेस विद कॉन्ट्रैक्ट, ठेकेदार को दिया 1 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट, उसने माल कम ज्यादा भेज रखा है, वो कंपेयर करके देख लो, कंपेयर करके देख लेना। टोटल ऑफ परचेज बुक चेक्ड, पोस्टिंग चेक्ड विथ लेजर, वेदर एनी परचेजेस फ्रॉम डायरेक्टर, रिलेटिव्स फ्रॉम कंपनीज, मतलब किसी रिलेटिव से अगर माल खरीदा गया है तो क्या वो बिल्कुल सही ढंग से खरीदा गया है, कम ज्यादा मूल्य पर तो नहीं खरीदा, ये आपको जाके चेक करना है। चलिए फिर आप मेन जनरल के बारे में लिख दो कि मुख्य जर्नल, जो जर्नल प्रॉपर हम लोग बनाते हैं, उसमें वाउचर से रिलेटेड वो एंट्री हुई है कि नहीं हुई है, उनकी पोस्टिंग लेजर में सही करी कि नहीं करी, ये आपको जाके चेक करना है। अनटिक्ड आइटम की स्क्रूटनी करनी है। फिर आप एक लिस्ट में लिख दो कि आप सैलरी और वेजेस को भी चेक कर लेना जाके। सैलरी और वेजेस चेक करने में आप उनकी कैलकुलेशन चेक करवा दो, एडिशंस, रेट, सिग्नेचर ऑफ वर्कर एंड स्टाफ, टेस्ट चेक करना है। ओवर टाइम पेमेंट अगर करा गया है तो वो किसी व्यक्ति को, पर्टिकुलर व्यक्ति को तो नहीं कर रखा, बार बार एक चेक कर लेना है। चेक एनालिसिस चेक कर लेना है। चलिए लेजर देखना है, तो लेजर में सबसे पहले देखिए, ये बहुत अच्छा पॉइंट है लेजर वाला, कि जब भी कोई ऑडिट की जाती है तो उसमें लास्ट ईयर के ट्रायल बैलेंस या बैलेंस शीट की मदद से सबसे पहले बैलेंसेस चेक किए जाते हैं, और उसके बाद में पोस्टिंग फ्रॉम ओरिजिनल बुक्स, जैसे अपन ऊपर वाले ट्रांजेक्शन्स को यहाँ चेक कर ही रहे हैं। बैलेंस ऑफ कंट्रोल अकाउंट्स, क्लोजिंग बैलेंसेस, अच्छे से बैलेंस ट्रायल बैलेंस में पहुंचे कि नहीं पहुंचे वो आपको अच्छे से चेक कर लेना है। अगर कोई अनटिक्ड आइटम रह गया तो फिर उसके लिए स्क्रूटनी कैसे होगी वो आपको लिस्ट आउट कर लेना है। अब स्टॉक, तो स्टॉक से रिलेटेड जो भी टेस्ट चेकिंग है, फिजिकल चेकिंग है, स्टॉक बुक रजिस्टर क्या मेंटेन कर रखा है, मोड ऑफ वैल्यूएशन, वेदर अलाउंसेस मेड फॉर ऑल डेप्रिसिएटेड गुड्स और गुड्स ऑन कंसाइनमेंट, ये लिस्ट आउट कर लेना है। तो इस तरीके से आपको एक लिस्ट बना लेनी है ऑडिट प्रोग्राम की, जिसमें क्लाइंट के नाम के बाद आप अलग अलग वर्ग वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अपने असिस्टेंट्स में या चार्टर्ड अकाउंटेंट के ग्रुप के अंदर। जो ऑडिटर का ग्रुप आ रहा है उसमें ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और इसे हम लोग ऑडिट प्रोग्राम कहेंगे। चलिए ऑडिट प्रोग्राम बना लिया तो क्या फायदा होगा आप समझ सकते हैं कि अगर लिस्ट अच्छे से प्रिपेयर कर ली है तो आपका कर्मचारियों में योग्यता अनुसार कार्य का विभाजन हो जाएगा। जो असिस्टेंट, जो स्टाफ मेंबर ज्यादा काबिल तारीफ है, काबिल वाला है, उसे आप अंकेक्षण अच्छी योजना में लगाएंगे। उत्तरदायित्व निश्चित हो जाएगा, कौन क्या काम कर रहा है, कार्य की प्रगति बनी रहेगी, आपको पता रहेगा कौन व्यक्ति क्या काम कर रहा है तो कितनी स्पीड से हो रहा है ये आपको पता लग जाएगा। कर्मचारियों में परिवर्तन का अंकेक्षण कार्य पर कोई प्रभाव नहीं होता, कार्य की एकरूपता बनी रहती है, न्यायालय में रक्षा हो जाती है, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट ये ऑडिट प्रोग्राम में आपने बताया तो इसमें पता लग जाता है कि आपने इस चीज का ऑडिट किया था या नहीं किया था। तो ओवरऑल आपने एक लिस्ट बना ली तो ठीक रहेगा। संपूर्ण जांच हो जाती है, समय की बचत, पुनरीक्षण की सुविधा, अंकेक्षण सिद्धांतों का पालन इत्यादि हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं अपन ये कि ऑडिट होती कैसे है, ऑडिट की प्रणाली क्या लगानी है। ऑडिट का जो काम है, ऑडिट के कर्मचारी जो हैं वो कई प्रणालियों के आधार पर करते हैं। अब प्रणाली क्या है, एक व्यक्ति है जो पूरी जांच करता है शुरू से लेकर एंड तक, हर एक डॉक्यूमेंट को, हर एक ट्रांजैक्शन को बहुत अच्छे से चेक करता है। डिटेल्ड विस्तृत जांच हो जाती है। कहीं पर डेली बेसिस पे चेकिंग की जाती है, कंटिन्यूअस चेकिंग की जाती है, कहीं पे परीक्षण जांच की जाती है, सैंपलिंग की जाती है। तो चलिए थोड़ा डिटेल में चलते हैं। रूटीन चेकिंग क्या चीज है, नैतिक जांच, डेली चेकिंग। डेली चेकिंग में अंकेक्षण का अर्थ हो जाएगा प्रारंभिक लेखा पुस्तकों की जो डेली चेक की जाती है, उपजोड़ डेली चेक की जाती है, पृष्ठ से आगे ले जाया गया कैरी फॉरवर्ड बैलेंस जो है वो चेक किया जाता है, प्रारंभिक लेखों का खाता बही से खतौनी की जांच की जाती है,
विभिन्न खातों के जोड़ों की जांच करना और खातों के शेष की जांच करना, खाता बही से तलपट में लाए गए शेषों की जांच करना और सही रकम ले जाई गई है अथवा नहीं, इस चीज को चेक करना। तो बच्चों, नैतिक जांच में सरलता होती है, अंतिम जांच का आधार बनता है, खतौनी की शुद्धता नापी जा सकती है, गणित संबंधी शुद्धता का विश्वास पैदा होता है। लेकिन नैतिक जांच या विस्तृत जांच कर पाना हर अंकेक्षण, हर अंकेक्षक और अंकेक्षण में आवश्यक नहीं होता और न ही वो अनिवार्यता मानी जाती है। मेनली जो इस्तेमाल किया जाता है उसे हम लोग टेस्ट चेकिंग कहते हैं, जिसमें सभी व्यवहार का लेखा न करके केवल कुछ चुने हुए व्यवहारों की जब जांच की जाती है तो उसे परीक्षण जांच कहते हैं। आजकल अंकेक्षण प्रक्रिया बहुत कुछ परीक्षण नमूनों के आधार पर की जाती है। तो ये ध्यान रखिए, आपने 1000 में से 200-300 का सिलेक्शन करना है तो उनके महत्व को देख लेना है। कुछ खातों की सापेक्षिक जोखिम, कहने का मतलब एक कुछ खाते तो ऐसे हैं जिनको आपको विस्तृत जांच ही करनी होगी, जैसे कैश इन हैंड, डिटेल में थोड़ा ज्यादा ही होगा, सारे ट्रांजेक्शन मत चेक करिए, कुछ तो देखना होगा, बैलेंस देखना होगा। अगर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो इन्वेस्टमेंट के अकाउंट को आपको अच्छे से देखना होगा। देखिए, आंतरिक नियंत्रण अगर है तो उसे आंतरिक नियंत्रण की उपयोगिता आपको देखनी होगी कि कितना लेवल पे है। व्यवसाय का आकार के आधार पर आपका सैंपलिंग होगा। छोटा व्यवसाय है तो पूरा अंकेक्षण किया जा सकता है, बड़ा वो है, बड़ी बिजनेस है, आप उसमें से सिलेक्शन कर लीजिए। संदिग्ध व्यवहारों को आपको बड़े डिटेल से देखना होगा, विस्तृत जांच करनी होगी। प्रमाणक जितने दिए गए उनकी विश्वसनीयता आपको देखनी होगी। ये नहीं हो जाए कि इंपॉर्टेंट प्रमाणक आपके छूट जाए। जांच का उद्देश्य आपको देखना होगा, आप क्या चेक करना चाह रहे हैं। प्रबंधक उस कंपनी के जो है उनकी ख्याति का लेवल आपको देखना होगा कि वो कितना गुडविल वाले हैं। पुराना अनुभव उसी कंपनी का जो भी है उसके आधार पर आपको परीक्षण जांच करनी है, अपना सैंपल डिसाइड करना है। संस्था की नियमावली और प्रत्येक कर्मचारी के काम की जांच, इन सभी को देखते हुए सैंपल कोई साइज को डिसाइड करना होता है। परीक्षण जांच करने का मतलब ये नहीं हो गया कि ऑडिटर ने ये लाइन कह दे कि मैंने तो सभी चेक नहीं करा, मेरी कोई गलती नहीं है। ये शब्द आज की तारीख में, अब आने वाले समय में नहीं चलेंगे। ऑडिटर को अपनी जानकारी, संपूर्ण नॉलेज लगाते हुए ऑडिट करनी होती है, अंकेक्षण करना होता है। तो आज के लिए इतना ही। डियर स्टूडेंट्स, इन केस आज के वीडियो में आपको कोई भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है या कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे ऑफिस टाइमिंग में ये जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं इस पे व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं और ईमेल से भी आप मेरे से क्वेरीज पूछ सकते हैं। ईमेल आईडी है मेरा hemankarunia@gmail.com। ठीक है, थैंक यू।